वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि कैसे साइटोप्लाज्मिक जो हमारी प्रोटीन बनी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में पहुंचती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में तक पहुंचती है। इस वीडियो में हम ओनली और डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है वो गोल्जाई बॉडी तक जाएगी। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जब भी हमारी गोल्जाई बॉडी में प्रोटीन जाएगी तो वो पास करेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेगी हमारी गोल्जाई बॉडी में, वो किसके रूप में जाएगी? वो वेसिकल्स के फॉर्म में जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहली बात हम करेंगे कि वेसिकल्स जो हमारे बनेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन वो कैसे बनते हैं। ठीक है, पहली बात हमारी कि वेसिकल कैसे बनेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि जो वेसिकल हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं वो जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, गोल्जाई बॉडी की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें अटैच कैसे होंगे, कैसे वो यहाँ पर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कोप 1 कोटेड और कोप 2 कोटेड, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोप 1 कोटेड पाथवे और कोप 2 कोटेड पाथवे। जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जाई बॉडी में जाएगी, यानी फॉरवर्ड ट्रांसफर होगा, यानी एंटीरो ग्रेड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, एंटीरो ग्रेड। जब भी एंटीरो ग्रेड आपका ट्रांसपोर्ट होगा तो हमेशा कोप 2 कोटेड वेसिकल ही यूज होंगी। ये आपको रट लेना है। जब भी प्रोटीन जब भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जाई बॉडी में जाएगी तो हमारा जो पाथवे फॉलो होगा वो कोप 2 होगा। कौन सा होगा? कोप 2। कोप 2 का मतलब कोड प्रोटीन 2। और जब भी हमारा ट्रांसपोर्ट गोल्जाई बॉडी टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो हमारा जो कोप 1 पाथवे है वो यूज होगा। ठीक है, यानी ये वाला और इसमें ये वाला। ठीक है, यानी रिट्रोग्रेड होगा, बैक होगा, गोल्जाई बॉडी से ईआर में होगा। ये भी होगा, क्यों होगा इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट गोल्जाई बॉडी से बैक ईआर को होगा तो हमारा जो पाथवे होगा वो होगा हमारा कोप 1। और जब ईआर से गोल्जाई की तरफ आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा तो कोप 2 होगा। स्पेशली कोप 2 ही हमारा इंपॉर्टेंट है, कोप 1 के बारे में हम पढ़ लेंगे। कोप 2 में तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसा हमारा ट्रांसपोर्ट होगा। ये थोड़ा सा एक टेबल है, इसको रट लीजिए। यदि क्लैथरिन AP1 है तो को ट्रांसपोर्ट किसको करेगा? वो गोल्जाई बॉडी से लाइसोसोम या एंडोसोम तक जाएगा, तो क्लैथरिन AP का हम यूज़ करते हैं। यदि हम क्लैथरिन AP2 की बात करें तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एंडोसाइटोसिस करवाई है। तो एंडोसाइटोसिस में आपका AP2 लगता है जब भी मेम्ब्रेन से एंडोसोम में हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। जो कोप 1 और कोप 2 है, कोप 1 आपका होता है गोल्जाई कॉम्प्लेक्स टू ER, मैंने अभी आपको करवाया है। ठीक है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स टू ER। और यदि आपको आगे की तरफ जाना है यानी ER टू गोल्जाई की तरफ जाना है तो कोप 2 का हमारा यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं डायग्राम। उसके डायग्राम क्योंकि लिखने के लिए तो मटेरियल मैंने भेजा हुआ है, यदि आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कि कैसा हमारा ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई sorting सिग्नल होगा। मैंने आपको पहले करवाया है कि हर एक प्रोटीन के पास कोई ना कोई sorting सिग्नल है कि उसको भाई गोल्जाई में जाना है, उसको लाइसोसोम में जाना है। तो यदि उसको उस प्रोटीन को गोल्जाई में जाना है तो उसके पास कुछ sorting सिग्नल होना ज़रूरी है। जो sorting सिग्नल है वो आपको याद रख लेना। एक तो बेसिक, हाँ, आपके जो अमीनो एसिड होती है एसिडिक अमीनो एसिड्स होती हैं, तो डाई एसिडिक अमीनो एसिड सीक्वेंस यानी एस्पार्टेट। ठीक है, एस्पार्टेट आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एस्पार्टेट जो प्रोटीन है वो एक एसिडिक अमीनो एसिड है। तो एस्पार्टेट एक्स ग्लूटामेन, ग्लूटामेट, ये जो सीक्वेंस है किसी भी प्रोटीन में ऐसा सीक्वेंस होगा, एक्स का मतलब होगा एनी अमीनो एसिड, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्स है। एक्स का मतलब है एनी अमीनो एसिड, बट स्टार्टिंग में एस्पार्टेट और लास्ट में ग्लूटामेट, ऐसा सीक्वेंस होगा तो उस प्रोटीन को आप समझ लेना कि वो प्रोटीन किसके लिए जा रही है? वो प्रोटीन हमारे गोल्जाई बॉडी के लिए जा रही है। तो ऐसा सीक्वेंस जब भी किसी प्रोटीन में आएगा, मान लीजिए ये आपकी ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन पर एक ऐसा कार्गो प्रोटीन आ गया। कैसा प्रोटीन आ गया? कार्गो प्रोटीन आ गया। और इस कार्गो प्रोटीन का जो सीक्वेंस है वो है एस्पार्टेट, ठीक है, एक्स ग्लूटामेट, ऐसा सीक्वेंस है। जब भी ऐसा सीक्वेंस होगा तो आपको समझ लेना है कि ये जाएगा हमारे गोल्जाई बॉडी में। अभी जाएगा तो इसका कोई ना कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। इसका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में ही होगा। मान लीजिए इधर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा।
तो जब भी ये कार्गो प्रोटीन जो हमको ट्रांसपोर्ट करने गोल्जाई में, ये जैसे ही हमारे रिसेप्टर के साथ जुड़ेगी तो ये इधर बनाएगी ये कार्गो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। जब कार्गो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हमारा जो वेसिकल बनना वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट कैसे होगा, हमारे जो साइटोप्लाज्म है, यानी जो हमारा जो ये देखो ये मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इधर आगे जाके साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म में एक जिटपीएज होता है जिसको हम बोलते हैं SAR1। आपको याद रखना है SAR1, ठीक है, ये SAR1। और इस SAR1 जनरली ये GDP बाउंड होगा, यानी ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। जब ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा तो ये कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। बट जैसे ही यहाँ पर मेम्ब्रेन पर हमारा एक गैफ एक्टिवेटेड प्रेजेंट होगा यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम GEF, ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ओके, जैसे यहाँ पर जो गैफ प्रेजेंट है GEF, ये गैफ क्या करेगा, ये गैफ इस GDP को कन्वर्ट कर देगा GTP में, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा। जब GDP हमारा कन्वर्ट हो जाएगा GDP में तो SAR1 है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही हमारा SAR1 एक्टिवेट हो जाएगा, SAR1 का हाइड्रोफोबिक रीजन है वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मेम्ब्रेन बना दी एक, वही मेम्ब्रेन जो मैंने अभी बनाई थी। ठीक है, ये मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन है, ये हमारे साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर देखो छोटा सा करता हूँ, हाँ, इधर मैंने क्या बोला कि हमारा जो SAR है वो एक्टिवेट हो चुका है। जैसे SAR एक्टिवेट हो जाएगा हमारा SAR1, इसका जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ये दो रीजन हो गए। इसका जो हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, ठीक है, जो वाटर से हिट करता है, वो एक्सपोज हो जाएगा वो और मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस ऐसे से अटैच हो जाएगा। और इधर कौन सा ये कौन जुड़ गया, ये हमारा SAR1 जुड़ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे SAR1 जुड़ जाएगा हमारा। ओके, ऐसे बहुत सारे SAR1 है, ये नहीं कि एक ही SAR1 है, बहुत सारे SAR1 है हमारे पास। कोई एक अलग SAR1 नहीं है, यह मैंने 2 SAR1 आपके शो किए हैं, यहाँ बहुत सारे SAR1 हैं। ऐसे SAR1 हमारे मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में। अब SAR1 क्या करेगा, क्योंकि ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ये GTP बाउंडेड है, तो ये 2 एडेप्टर प्रोटीन को रिक्रूट करता है। जो पहली एडेप्टर प्रोटीन है वो हमारे पास जो इनर कोट को बनाएंगी, वो आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नोट्स मैंने भेजे हैं, आप यहाँ पर पढ़ना, SEC23 और SEC24, ये 2 इनर एडेप्टर प्रोटीन्स है। ये इनर कोट बनाएंगी। कौन सा कोट बनाएगी, इनर, ऐसे 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 इनर कोट बनाएंगी ये। ओके, ऐसा बना दिया। अब ये जो SAR1 है यही आपका 2 और प्रोटीन को कोट करेगा। ठीक है, वो कौन से 2 प्रोटीन है, यहाँ पर हमारे अटैच हो चुके हैं, SAR23 एंड SAR24। ओके, यहाँ पर SAR23 और SAR24 यहाँ पर अटैच हो गए हैं। अब ये SAR1 एक और एडेप्टर प्रोटीन को रिक्रूट करेगा, उसका नाम है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसका नाम है SEC31 एंड SEC है। ठीक है, SEC13 इनको रिक्रूट करेगा। और ये क्या बनाएंगे, ये आउटर कोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये आउटर कोट बनाएंगे, इसके बाहर आउटर कोट बनाएंगे ऐसे से। ओके, और यहाँ पर हमारा कार्गो प्रेजेंट है, ये नहीं हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है इधर, ऐसा। ये हमारी की बन गई भाई वेसिकल, ये वेसिकल बन गई। अभी वेसिकल हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। धीरे धीरे ये वेसिकल यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगी, यानी यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगी। अब हमारे पास पिंच ऑफ होने के बाद हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास यहाँ पर देखना आप, ये बना भाई इनर प्रोटीन कोट। और इनर प्रोटीन कोट किसने बनाया है, मैं अभी लिख रहा हूँ और मैंने अभी लिखा भी है। ठीक है, इनर कोट हमने बनाया भाई SEC23 एंड SEC24, इन्होंने बनाया भाई इनर कोट बन चुका है। अब एक आउटर कोट बनाया जो अभी अभी बनाया है। ठीक है, वो किसने बनाया, बता सकते हो आप, बता सकते हो, वो हमने बनाया SEC13 और SEC34। ये बनाया हमारे भाई SEC13 और 31, इन्होंने हमारा आउटर प्रोटीन कोट बना दिया है वेसिकल्स का। अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, अंदर सबसे पहले एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और मेम्ब्रेन किसकी होगी, वो मेम्ब्रेन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है। ठीक है, और उस मेम्ब्रेन में हमारा कार्गो प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। और इस रिसेप्टर के पास वो वाले सीक्वेंस की प्रोटीन है जिसको हमको गोल्जाई के पास ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई।
अब हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, हमने बोला कि सार वन और सार वन जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सार वन जुड़े हैं, और वो जुड़ेंगे कहाँ, वो मेम्ब्रेन में जुड़ेंगे जो पहले जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे दो दो जोड़े में जुड़ेंगे, एक नहीं, बहुत सारे होंगे, ये बहुत सारे हमारे क्या जुड़े हुए हैं, हाँ ये हमारे सार जुड़े हुए हैं, सार वन। इतना हो चुका। अब लास्ट में यहाँ पर हमारे जुड़ेंगे वी स्नेयर। आप सभी को पता होगा किसी भी वेसिकल को यदि ट्रांसपोर्ट होना है या अटैच होना है, उसके पास स्नेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके वेसिकल स्नेयर्स हैं, ये हमारी वेसिकल बन चुकी हैं। इतना यदि आपने डायग्राम बना दिए और उनके नाम लिख लिए तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब ये जो वेसिकल है ये रेडी है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू हमारे गुल्जाई बॉडी। अब ये वेसिकल पिंच ऑफ हो चुकी है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से। जब ये वेसिकल पिंच ऑफ हो चुकी है तो आपको ये लेके चलना है कि ये गुल्जाई में जाएगी। बट गुल्जाई में कैसे जाएगी, गुल्जाई में जाने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुल्जाई में जाना है। सीक्वेंस उसके पास प्रेजेंट है, सीक्वेंस उसके पास प्रेजेंट है कि गुल्जाई के जाने का कौन सीक्वेंस है, वो मैंने पहले बताया, डाई एसिडिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, एस्पार्टेट एक्स ग्लूटामेट, वो इसके पास तो है। ये बोलेगा कि मैं गुल्जाई के पास जाना है, बट जाएगा कैसे, कोई ना कोई व्हीकल तो होगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो व्हीकल है वो हमारा रैब प्रोटीन जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गुल्जाई बॉडी के बीच में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो जो साइटोसोल उसमें प्रेजेंट होगा उसको हमने उसके अंदर कुछ टाइप के बहुत ही प्यारे हमारे जीटीपीएस प्रेजेंट होते हैं। जैसे सार था वैसे यहाँ पर रैब एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, रैब प्रोटीन। अभी ये रैब प्रोटीन क्या करेगी, रैब प्रोटीन क्या करेगी, ये जनरली किस फॉर्म में रहती है, जीडीपी बाउंड्री रहती है, यानी इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेगी, और ये हमारे साइटोप्लाज्म में घूमी हुई हैं। अब क्या होगा, इसको एक्टिवेट तो किया जाएगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एक वही जो जिसको सार ने एक्टिवेट किया है वही हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं गैफ, GEF। तो जो GEF है वो यहाँ से GDP को रिमूव कर देगा और GTP को अटैच करवा देगा। क्या कर देगा, GDP को रिमूव कर देगा और इधर क्या अटैच करवा देगा, GTP अटैच कर देगा। अभी जब GTP अटैच हो जाएगा तो हमारा जो रैब है, ठीक है, हमारा जो रैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब रैब एक्टिवेटेड है तो ये वेसिकल के साथ अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारी जो वेसिकल है उसके पास यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा रैब प्रेजेंस होगा। ये वेसिकल अब फुल्ली ट्रांसपोर्ट होने के लिए रेडी है, ठीक है। अब ये वेसिकल रेडी है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट कैसी होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल। अब हम बात करेंगे गुल्जाई बॉडी की मेम्ब्रेन। ये गुल्जाई बॉडी की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब गुल्जाई बॉडी के मेम्ब्रेन के पास क्या होना जरूरी है, उसके पास उस रैब प्रोटीन का इफेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो गुल्जाई बॉडी है यहाँ पर इफेक्टर प्रेजेंट होंगे जो उस रैब जो हमने रैब प्रोटीन अटैच किया है उसको पहचाने कि हाँ रैब भाई वो आ गया रैब हमारा, तो उसको पहचान लेगा। उसको पहचान लेगा तो होगा क्या, जो वेसिकल बनी हुई है, ठीक है। अब जो वेसिकल है वेसिकल के साथ तो रैब जुड़ा हुआ है, तो मान लीजिए ये हमारी वेसिकल है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको वेसिकल बनाता हूँ। अब मैं सारा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप बना सकते हो सारा डायग्राम बनाना चाहते हो। ये वेसिकल है जो मैंने पहले बनाई थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते देना, ओके। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ भाई रैब जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पास रैब जुड़ा हुआ है, जब मैंने आपको पहले बताया। अब इसके पास रैब जुड़ा हुआ और ये भाई ये रैब का रिसेप्टर है। क्या है, ये रैब का रिसेप्टर है जो रैब को रिकॉग्नाइज करेगा। और ये कहाँ होगा, ये गुल्जाई बॉडी की मेम्ब्रेन है, ये गुल्जाई बॉडी की मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में है। अब ये वेसिकल है, अब इसको यहाँ पर जुड़ना है। जुड़ेगा कैसे, क्योंकि इसका एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। ये रैब के साथ रैब रिसेप्टर जुड़ गया है। जैसे ही जुड़ गया है आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पहले बताया कि इस वेसिकल के पास हमारे पास स्नेयर प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला 20 स्नेयर्स, ऐसे स्नेयर प्रेजेंट है। और स्नेयर यहाँ आप सभी को पता होगा सिंगल स्नेयर अटैच होता है 3 टी स्नेयर से। टी स्नेयर क्या होते हैं, टी स्नेयर आपकी जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन पर इस वेसिकल को अटैच होना है, यानी गुल्जाई बॉडी की मेम्ब्रेन में टी स्नेयर प्रेजेंट होते हैं। बी स्नेयर कहाँ होते हैं, बी आपको नाम से याद रखना, वी का मतलब वेसिकल स्नेयर, और टी स्नेयर यानी ट्रांस मेम्ब्रेन स्नेयर, यानी जिस ट्रांस मेम्ब्रेन में आपको उसको जुड़ना है उसको बोल रहे हैं टी स्नेयर, ये टारगेट मेम्ब्रेन स्फेयर। देखो यहाँ पर आपका टी स्नेयर होगा और टी स्नेयर हमेशा आपका 3 प्रोटीन से जुड़ा होता है,
ऐसे और ऐसे और ऐसे। और बेसिकल ओनली सिंगल स्नेयर। जब इसके साथ ही जुड़ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे ट्रांस, ठीक है, ट्रांस स्नेयर, SNARE, ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको बोलेंगे ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है, अब हमारी जो बेसिकल है वो हमारे जो गुलजाई की मेम्ब्रेन है उसके साथ ऐसे अटैच हो चुका है। अब धीरे धीरे ऐसे ये अटैच होता जाएगा, धीरे धीरे जो हमारा NSF प्रोटीन है, ये बेसिकल है, ये खींच जाएगा, ये पुल करेगा। जो टी स्नेयर है ना, ये बी स्नेयर को पुल करेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई रस्सी है, रस्सी के साथ मैंने कोई और रस्सी अटैच कर दी और उसके साथ बेसिकल है। अब मैं इसको यदि पुल करूँगा, ठीक है, यदि इसमें इसको नीचे खींचूंगा तो ये बेसिकल भी नीचे आएगी, ठीक है। यानी धीरे धीरे होगा क्या, ये बेसिकल हमारी यहाँ पर पहुँच जाएगी, बेसिकल इधर पहुँच जाएगी, ठीक है। और बी स्नेयर टी स्नेयर आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, बी स्नेयर और टी स्नेयर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब बी स्नेयर टी स्नेयर को रिमूव भी तो करवाना है हमको, बस वो बेसिकली चाहिए, ठीक है। और बेसिकल के अंदर आपको पता है प्रोटीन वगैरह सब कुछ है, वो तो आपको मैंने पहले बेसिकल बनाई थी, वो सब कुछ है। अब हमारा ओनली प्रोटीन ही जाएगा अंदर और बाकी जितना भी मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू द डिफरेंट पीएच कंडीशंस। पीएच की वजह से बाकी जो कंडीशन है वो हो जाएगा। और जो ये स्नेयर्स हैं, इन स्नेयर्स को रिमूव करेगा हमारे एक बहुत प्यारा एक एलिमेंट है, उसको बोलते हैं NSF। क्या नाम है? NSF। अभी तक आप जाने इसका नाम याद रखो, ठीक है। NSF प्रोटीन जो हेक्सामर है, ये NSF है, ये आपका यहाँ से इन 20 स्नेयर और 30 स्नेयर को रिमूव करवा देगा, इधर से इनको रिमूव कर देगा और हमारी जो वेसिकल है वो ट्रांसपोर्ट कर देगी मटेरियल गुलजाई बॉडी के ल्यूमन में। ये सिंपल हमारा ट्रांसपोर्ट था। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए कि वो जो ट्रांसपोर्ट है वो गुलजाई में नहीं जाना है, ठीक है, ये सिंपल है, ये मैंने लिखा है, सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। अब मान लीजिए ये देखो, ये सारा डायग्राम मैंने बनाया, ये भेजा हुआ आपको मैं, ठीक है, बट अपना समझना तो आप समझ सके हो, वीडियो को बार बार पॉज करो और समझो। मान लीजिए ये तो COP2 पाथवे था। COP2 पाथवे बहुत इजी पाथवे है और इम्पोर्टेंट पाथवे भी यही है। अब COP1 पाथवे भी है जो मैंने आपको पहले बताया है, जो यदि मान लीजिए कोई प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रेजिडेंशियल प्रोटीन है, यानी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही मेम्ब्रेन है, बट बाय मिस्टेक क्या हुआ है, वो गुलजाई बॉडी में चली गई बाय मिस्टेक। ओके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हमेशा रेजिडेंशियल प्रोटीन नहीं होती है, एक्सपोर्टिंग प्रोटीन हमेशा ट्रांसपोर्ट होती है नेक्स्ट ऑर्गेनेली में। बट रेजिडेंशियल प्रोटीन का बात तो मैं कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल प्रोटीन मीन मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की प्रोटीन की थी, ठीक है, ल्यूमिन की प्रोटीन थी, ठीक है। बाय मिस्टेक वो चली जाएगी गुलजाई बॉडी में, तो उसको वापस तो लाना पड़ेगा क्योंकि बाय मिस्टेक गई है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो हमने बोला है कि रेजिडेंशियल प्रोटीन है, वो दो टाइप की हो सकती है। क्या पता वो ल्यूमिन की प्रोटीन हो, अगर वो ल्यूमिन की प्रोटीन होगी तो उसके पास KDEL सीक्वेंस होगा, ये आपको दिख रहा है KDEL सीक्वेंस। और KDEL सीक्वेंस आप सभी को अमीनो एसिड आपने पढ़ी होंगी। तो K का क्या मतलब होता है? K का मतलब होता है लाइसिन, ओके। D का आपका जो मतलब होता है वो होता है एस्पार्टेट, ठीक है। उसके बाद E का मतलब होता है आपका ग्लूटामेट, यार E का मतलब होता है ग्लूटामेट, और L का मतलब होता है आपका ल्यूसाइन। तो लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ल्यूसाइन, ऐसा सीक्वेंस होगा तो आपकी जो प्रोटीन है वो ER की ल्यूमन की प्रोटीन है, ठीक है। और अगर KKXX सीक्वेंस है तो आपकी जो प्रोटीन है वो ER मेम्ब्रेन की आउटर जो लेयर है यानी ट्रांस मेम्ब्रेन लेयर है उसकी प्रोटीन है। और KKXX की है ये डायलाइसिन सीक्वेंस है। मैंने आपको K क्या बताया? लाइसिन है। तो KK क्या हो गया हमारा? KK हमारा लाइसिन हो गया, लाइसिन लाइसिन, और XX एनी अमीनो एसिड। जब ऐसा सीक्वेंस होगा तो वो ER की ट्रांस मेम्ब्रेन की प्रोटीन है। बट बाय चांस वो कहाँ चली गई है? वो ये इधर चली गई है, वही भाई गुलजाई बॉडी में चली गई है। अब वो गुलजाई बॉडी में चली गई, उसको वापस लाना पड़ेगा। तो इसका एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर गुलजाई बॉडी में प्रेजेंट है, वो पहचानेगा कि हाँ हाँ यार ये प्रोटीन तो ER की है, ये तो हमारे पास आ गई, अब इसको वापस भेजना है। तो ये एक अपने बाहर एक COP1 आपका पाथवे चलाएगा, COP1, ठीक है। और COP1 हमारा द्वारा हमारे इधर आ जाएगा गुलजाई ER में, गुलजाई से ER में दोबारा चल जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट सिंपल है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, COP2 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो प्रोटीन है वो गुलजाई बॉडी के हर एक सेक्स से ट्रांसफर होते हुए लाइसोसोम में जाएगी, या गुलजाई बॉडी में ही रहेगी, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुलजाइलिन प्रोटीन या गुलजाई बॉडी प्रोटीन टू लाइसोसोम। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।